दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सॉल्व करेंगे रेलवे ग्रुप डी का पिछला पेपर, जिसकी लगातार हम सीरीज चला रहे हैं और आप सबकी प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी मिल रही है। इस वजह से इसको हम कंटिन्यू ही रखेंगे और हम रियल क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं। जितने भी पार्ट्स आपने देखे सारे की सारे रियल हम करवा रहे हैं। तो आज ये पार्ट नंबर 50 होगा। इससे पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाना, हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे ग्रुप डी पिछला पेपर, वहां से क्लिक करके आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों चैनल पे अब तक नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। देखो पहला क्वेश्चन है और इससे पहले हम 75 तक के क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट में करवा चुके थे। अब 76 से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य यानी कि को प्राइम है। तो देखो दोस्तों, जो को प्राइम होता है उनका दोनों का जो मासा होता है हमेशा एक आता है, यानी कि उनमें से कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पर 7 और 14 है, तो इसमें तो 7 और 7 दोनों में कॉमन है, ये तो नहीं होने वाला। 12 में देखो यहाँ पर 6 भी कॉमन हो जाएगा और 2 भी कॉमन हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। 3 भी हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अगला 34 और 35, तो देखो इसमें से कोई सा भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए इनका जो मासा होगा वो एक आएगा, और जिसका मासा एक वो होता है सह अभाज्य लगातार संख्याओं में से। अगला देखो 17 और 170, तो यहाँ पर देखो 17 और 17 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये भी नहीं हट गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? तीसरा वाला बचा, 34 और 35। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में से दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती हैं। तो देखो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन में देखो कह रहा है ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो करदाता भी हैं किंतु डॉक्टर नहीं है। तो देखो डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर वाला सर्किल कौन सा है? ये वाला सर्किल होगा, ये वाला पूरा का पूरा। तो ये सर्किल में जो भी आ रहा है इसको आप हटा दो, क्योंकि हमें डॉक्टर से मतलब नहीं है। कह रहा है महिलाएं, तो महिलाएं फीमेल इसमें आ रही, ये सर्कल है फीमेल का। अब कह रहा है टैक्स पेयर भी होना चाहिए, यानी कि करदाता भी होना चाहिए। तो देखो टैक्स पेयर कौन कौन सा, ये सर्कल है, तो इतना वाला जो हिस्सा है ये दोनों में कॉमन है। तो ऑप्शन नंबर 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कहाँ लिखा है? तीसरा वाला राइट ऑप्शन है, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखो। अगला, दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है, बड़े कोण का माप ज्ञात करिए। ठीक है, मान लिया हमने कि एक कोण छोटा वाला x है और दूसरा कोण क्या हो जाएगा 90 माइनस का x, क्योंकि हमें क्या करना है, ये पूरा कोण बनाना है और पूरा कोण का मतलब दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। अब कह रहा है छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है, कौन? बड़े वाला। तो बड़ा वाला ये है, इसका 3 गुना करो छोटे वाले का, उससे कितना कम है? 6 कम है, बराबर कर दो आप। इसी को सॉल्व करना है। तो देखो 3x है, तो मैं लिख देता हूँ 3x और प्लस का x, क्योंकि ये माइनस का x इधर आएगा तो हो जाएगा 90 प्लस का 6 हो जाएगा, तो 4x बराबर 96, और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर पहुँच जाएगा 4, तो 4 दूनी 8 और ये 16 बनेगा, तो 4 चौक 16, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 24। तो देख सकते हैं आप x की वैल्यू आ गई 24 हमारे पास। बताना क्या था? बड़ा कोण, और बड़ा कोण है कितना? 90 माइनस का x। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 90 माइनस का x, यानी कि 90, और x की जगह क्या लिया है? 24, तो लिख देता हूँ 24 घटा दो, तो 10 में से 4 गया 6 आएगा, 8 में से 2 6, यानी कि 66 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। लेकिन दोस्तों अगर ये बोल देता कि छोटे कोण की वैल्यू बताओ, तो x का आंसर जो आया था वही छोटा कोण हमारा हो जाता, यानी कि 24। बड़ा कोण बताया तो हमने यहाँ से देख लिया। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें से कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 हो जाएगी। यानी कि कहना चाहता है कि हमने 10,000 रुपये जमा करे थे और 10% की दर पर चक्रवृद्धि में अब 13,310 रुपये हो जाएगा, लेकिन कितने समय में होगा। तो हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है अमाउंट का मतलब है इसमें से ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा होता है, बराबर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 1, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का आर कितना है 10, इसको मैं पहले फार्मूला ही लिख देता हूँ, ये हो जाएगा r/100 की पावर n का मतलब जो टाइम दिया होता है। अब अमाउंट कितना बताना है 13,310
बराबर मूलधन कितना 10,000, तो यहाँ लिखेंगे 10,000। आगे देखो 1 प्लस आर, आर क्या है 10% और नीचे आ रहा है 100। ऊपर देखो कितने समय में हमें पता करना है। अब यहाँ से 0 से 0 आप काट दो, काटने के बाद देखो इसका 0 से ये 0 कट गया तो बचेगा 1331 और बटे में यहाँ आ जाएगा 10 यानी कि 3, बराबर में बटेगा 10 1 11, तो 11 बटे 10 की पावर n। ये बात समझ में आ गई सभी को। अब देखो ये जो ध्यान से देखोगे तो ये 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है, यानी कि 11 बटे 10 का, यहाँ 10 लिख दे रहा हूँ, 10 का होल क्यूब बराबर 11 बटे 10 की पावर n। तो आप बताओ अगर इससे हम कंपेयर करेंगे, आधार आधार सेम है, तो पावर पावर की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि n बराबर कितना आया 3। तो बस यही उत्तर हो जाएगा, n बराबर 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सा सही है, दूसरा वाला राइट ऑप्शन है 3 वर्ष। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस पे है एक निश्चित कूट भाषा में ट्रिप को ये लिखा जाता है WULS और सम को ऐसे लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में, यानी कि जो इन पर लगाया गया फार्मूला कोड भाषा में, वैसे ही इसको हम क्लैन को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इनको ये समझ लेते हैं कि इनको हमने बनाया कैसे होगा। तो देखो T के बाद आ गया है W, तो गैप कितना हो गया U और V का, 2 का गैप। वैसे R के बाद U आया है तो R के बाद U मतलब ST, 2 का गैप करके U लिखा, यानी कि 2 का गैप करके हम अगला वाला लिख देते हैं। जैसे देखो S के बाद क्या आता है T, और ये माफ कीजिएगा इसमें T लिखना है, T और U ये दोनों हटा दो, क्या आ गया V आ गया। तो ठीक वैसे 2 का गैप कर दो। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि क्लैन हमें बताना था CLAN, तो आप क्या कहेंगे, C के बाद क्या आता है D और E, ये गैप कर दो तो क्या आ जाएगा F आ जाएगा, F आएगा अगला। और L के बाद क्या गैप हो जाएगा MN, तो आ जाएगा O। आगे देखो A के बाद B और C हटा दो तो आ जाएगा D, N के बाद O और P तो क्या आएगा Q, यानी कि FODQ आ जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर FODQ, देखो कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर है। तो दोस्तों देखो जैसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एक काम करिएगा आप, तो आप जितने भी सीरीज वाले हों, ये लेटर सीरीज वाले, इनको एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई सारे आते हैं, कम से कम नहीं तो 2 से 3 तो पूछ ही लिया जाते हैं हर एक सेट में। ठीक है, आपने देखा होगा, अगर आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं तो आप देख रहे होंगे कितने सारे यहाँ पर नए नए फंडे बताए जाते हैं और किन किन तरीकों से इनको दिया जाता है घुमा करके। तो वैसे सारे तरीके भी आपको जानना है, तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत सारे तो आपको ये आने लगेंगे। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो में हमने जितने सारे अगर करवाए हैं शुरू से अंत तक, बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे, तो अगर वो देख रहे होंगे तो उन्हें पता चल गया होगा कि कितने सारे क्वेश्चंस अब उनको आने लगे, नए नए मेथड मिल गए कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कई बार इसको पीछे करके लिख जाता है, कई बार आगे करके, ऐसा भी होता है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये शायद करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें है कि देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया जाएगा, तो ये खंडवा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अब ये इंपॉर्टेंट वैसे तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए क्योंकि स्थापित कर दिया गया है, तो ये खंडवा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो गया था, क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो लिखा है पहला। तो मैंने आपको बताया था किसी वीडियो में कि जब किसी क्वेश्चन में पहला, सर्वप्रथम, सबसे पहले ये आ जाता है तो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन यूनिक हो जाता है अपने आप में। तो उम्मीद है आप इन पर जरूर ध्यान देंगे। तो जब भी आप करंट अफेयर में ऐसा कोई क्वेश्चन पढ़ें या जीके में, तो उनको जरूर ध्यान रखा करिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसको छोटा करता हूं ताकि आपको दिख जाए स्क्रीन पे। अगला है, यदि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखो x का मतलब होता है गुणा, 24% का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, और गुणे में 10% का मतलब 10 और नीचे आएगा 100, क्योंकि परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, बराबर 240 लिखा है। अब आप ये बताओ कि ये 0 से ये 0 कट गया, तो यहाँ पर बचेगा x गुणे 24 बटे में मैं इन दोनों 0 को एक साथ तीनों को कर देता हूँ, ये बराबर में 240 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 24 से ये 24 कट जाएगा। आप कहेंगे कैसे, तो भाई देखो 240 को हम लिख सकते हैं 24 गुणे 10, ये भी तो लिख सकते हैं, तो ये और ये कट गया, तो x बराबर क्या बचेगा, ये इधर भेज दो, तो 3 0 यहाँ थे और 1 0 ये वाला, तो हो जाएगा 4 0। तो x
की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4 जीरो मिला दो आप तो यहाँ से हो जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 बन गया x की वैल्यू, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, और इसमें क्वेश्चन में कहा जाता है द फर्स्ट एंड सेकेंड मेंबर्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द कीटोन होमोलॉगस सीरीज आर। तो ये फर्स्ट और सेकंड जो होते हैं वो होते हैं प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर पहला ही सही उत्तर है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पूछा जाता है। अगला देखो, ये क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आया है, एक बार इससे पहले भी मिला था लेकिन डिजिट चेंज थी, और वही क्वेश्चन घुमाया जाता है। देखो दोस्तों, जब पेपर बनाया जाता है तो पेपर में वो क्या करते हैं कि बार बार नए क्वेश्चन नहीं लेके आते हैं, वो उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देंगे, ऑप्शन चेंज कर देंगे, यहाँ डिजिट चेंज कर देंगे, मेथड वही लगता है, बस उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस बना देते हैं और अलग अलग सेटों में वो डाल देते हैं। तो जैसे देखो, यहाँ पर कह रहा है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच में है। नोट में क्या है कि हमें ध्यान क्या क्या रखना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। कह रहा है कि संक्रियाएं संख्याओं को उनके संघटक अंकों में विभक्त किए बिना, यानी कि अलग अलग नहीं करना कि 4 अलग कर दिया, 1 अलग कर दिया, आगे पढ़ो समझ में आ जाएगा, कि संपूर्ण संख्याओं पर की जानी है। उदाहरण मान लो एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि अगर 13 लिखा है तो इस पर की जाने वाली संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, या हटाना क्या है, घटाना, बात समझ जाओ, बात वही है। ठीक है, गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी है, 1 3 को नहीं। मतलब कहने का देखो, जैसे 15 लिखा है तो हम 15 को 1 गुणे 5 या 1 - 5 कुछ नहीं कर सकते, उसको पूरा का पूरा 15 को लेकर जाएंगे जहां भी जो करना होगा। ठीक है, अब देखो इसमें से कैसा लॉजिक लगाया है उन्होंने, यहाँ पर एक लॉजिक दिया है 2 करके, तो 5 और 12, आप बताओ 12 5 कितना होता है, 17, और 17 का तिगुना कितना होता है, 17 × 51, तो देखो बीच वाला आ गया। वैसे ही 5 और 7 12 हो गया, अब 12 गुणे 3 कर दो तो हो जाएगा 36। तो अब समझ में आ गया होगा कि पहले वाला और अंतिम वाला दोनों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है और उसका तेगुना कर देना है। तो ठीक वैसे ही देखो इनमें भी किसमें रूल फॉलो हो रहा है, तो अगर हम पहला देखें तो 14 और 16 करेंगे तो 120 नहीं आने वाला, ज़्यादा आएगा, तो इस वजह से ये हट गया। अगला देखो 13 और 7 करेंगे तो 10 तो कभी नहीं आएगा। ऐसे देखो 11 और 6 कितना हो गया, 17, और 17 और गुणे 3 कर दो, 17 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो ये देखो 51 बीच में आ रहा है, ये सही हो जाएगा। वैसे ही 19 गुणे 3 अगर आप करेंगे, 19 3 कितना होता है, 57, 57 और गुणे में 3, तो ये तो 100 से भी ऊपर निकल जाएगा, जबकि लाना है 44, तो ये गलत हो गया। केवल ऑप्शन हमारा तीसरा फॉलो करता है इन रूल को जिनसे बनाया गया मिलकर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। इसमें से कह रहा है कि आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत यानी कि एक्सटेंटी कंजप्शन में वृद्धि कर दी जाती है। वृद्धि की दर डैश कहलाती है, उसको हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाते हैं। ऑप्शन चौथा। देखो ऐसे क्वेश्चन कभी 1 2 नहीं आते हैं तो घबराया मत करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उस वक्त अगर आपको आ रहे हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि इनके पीछे अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, बहुत मैंने जितने भी सेट कराए हैं तो शायद ही आता है, तो एक ही आता है, 2 तो मैंने कभी देखे ही नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक्स से वगैरह से जो क्वेश्चंस आते हैं तो एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, और जरूरी नहीं कि सारे सेट में देखने को मिला हो, तो हम ऐसा क्यों पढ़ें कि जिसकी वजह से बहुत सारा पढ़ना पड़े, केवल एक ही क्वेश्चन मिल रहा हो। ठीक है, आगे देखो जैसे कैंडिडेट हैं, इन्होंने जिनका पेपर करा रहा हूँ उन्होंने क्वेश्चन को छोड़ दिया था। देखो चूज एन ऑप्शन क्या है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने ही लायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे मार्क्स काट जाते हैं और ये ऐसे ही गलत करा जाते हैं। अगला क्वेश्चन में आते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है। तो देखो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, ये बात सही है, क्योंकि उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था, ये बात सही है। कब, मेंडलीव की आवर्त सारणी में। अगला है तत्वों के गुणधर्म उनके चुंबकीय गुणों के आवर्ती फलन होते, नहीं भाई चुंबकीय गुणों की बात नहीं हो रही थी, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन नहीं, परमाणु क्रमांकों की जो आवर्ती फलन हो तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, आधुनिक जो टेबल है उसकी बात हो रही है। तत्व गुणधर्म उनके रंगों के, नहीं भाई आज तक कोई पीरियडिक टेबल नहीं बनी जो रंग के हिसाब से बनाई गई हो, ये गलत है। ठीक है, डोबेरायनर ने एक त्रिक सिद्धांत दिया था, तो आपको बताना है कि जो त्रिक सिद्धांत दिया था डोबेरायनर ने, उनकी टेबल का जो पीरियडिक टेबल बनाई थी, अंतिम तत्व क्या था, कुल तत्व कितने थे और अंतिम तत्व क्या था जो उन्होंने बनाया हुआ था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला,
एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 है और शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 75 है। कक्षा के प्राप्तांकों का टोटल औसत बताना है, वो क्या होगा। तो देखो टोटल 20 विद्यार्थी थे, 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 80 था, यानी कि 12 जो विद्यार्थी थे उन सब के 80-80 नंबर आ गए। तो टोटल कितने नंबर आए हम ये देख लेते हैं। तो हम कहेंगे 80 गुणे में 12 आप कर दो, प्लस 12 है, ये 12 लिखा हुआ है, प्लस अब कितने बचे शेष। तो शेष विद्यार्थी बचे हमारे पास 12, ये हो गए, तो 18 बचेंगे। तो ये हो जाएगा 18 गुणे में 75। ठीक है, क्लियर हो गया। बटे में क्या करेंगे, बटे में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल विद्यार्थी हैं यहाँ पर 30, तो आप नीचे लिखेंगे 30। बस इसको सॉल्व कर लो। तो 12 8 96 यानी कि 960 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बचेगा 9 हमारे पास, और 18 सत्ते 126, 126 और 9 हो जाएगा यहाँ पर 135, 135 लिख देंगे आप। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 और यहाँ पर ये 135। अब आप इसको जोड़ दो, 0 6 5 11 10 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 यानी कि 2310 हो जाएगा। बस वही जो 2310 होगा दोस्तों, तो उसमें 2310 को मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे करके, ये 23 है, ये 23 लिख देता हूँ, 2310 और बटे में आ जाएगा 30। ठीक है, अब देखो इससे ये काट दो आप, 3 सत्ते 21 होता है, 2 बचेगा, 21 बन गया, तो 3 सत्ते 21 यानी कि 77 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर पहला ही वाला राइट ऑप्शन है, 77। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन देखो फिर आ गया घूम फिर करके ऐसे ही वर्णमाला वाला। इसमें कह रहा है कि शब्द कैपिटल में आगे और पीछे दोनों ही दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। देखो इसको ऐसे समझते हैं, कह रहा है कि जैसे मान लो ABCD वाले कोई लेटर दिए हैं, B, C और K, L, Z और कुछ और दे दिया यहाँ पर, जैसे मान लो दे दिया F दे दिया यहाँ पर। तो कह रहा है कितने ऐसे लेटर हैं जिनको चेंज नहीं करना पड़ेगा स्थान उनका। जैसे मान लो देखो B के बाद F जो आता है वो कितने गैप होता है, 1 2 3 का गैप रियल में होता है। कैसे देखो CDE F आ गया, तो वही, तो कुल मिला के एक ये बन गया। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहा है, मैं इसको जूम करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। कैपिटल लिखा हुआ है, तो देखो कैपिटल लिखा है, तो कैपिटल को मैं और लिख देता हूँ यहाँ से, थोड़ा ज़्यादा साफ में आपको समझ में आ जाएगा। कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। अब देखो इसको, अब ABCD से पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो C के बाद DEFGHI कोई वर्ड नहीं मिला, A के बाद BCDEF नहीं मिला, P के बाद देखो QRST नहीं मिला। अब I से चलो JKL, तो देखो दो गैप के बाद L आता है ABCD में और सच में L आ गया है, तो इसका मतलब एक तो हमें मिल गया। अगला क्या होगा, अब देखो यहाँ पर कह रहा है पीछे और आगे दोनों तरफ से हमें चेक करना है। तो L के देखो LMNOP, ये P आ गए हैं, देखो MNOP, तो P आ गया है, मतलब ये रियल में भी 3 के बाद गैप होता है, L के बाद 3 छोड़ेंगे तो P मिल जाएगा। तो एक तो ये हमें मिल गया दूसरा नंबर वाला। तो बस केवल 2 ही मिल रहे हैं, ऐसे कोई फिर इसके अलावा नहीं मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा वो पहला ही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये कई बार आता है और प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ और जिसमें जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप लगातार सारी वीडियोज से देख रहे होंगे तो आप बहुत कुछ सीख भी गए होंगे, और आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियो को रोक करके ये लगाना भी शुरू कर दिया होगा। तो एक बार एक काम करिए, वीडियो को रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, पास कर दीजिए और अपने आप से लगाइए इसको कॉपी में, फिर आपका जो आंसर आ रहा है फिर यहाँ से मैच करिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर कह रहा है GHIJK और L एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 6 है, ठीक है, और उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 5, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 1 है। यानी कि जैसे मान लो कि ये मंजिल बनी हुई है, तो ये बनेगा 1 नंबर, 2 3 4 5 और ये 6 बनेगा। तो नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। अब देखो आगे हमें ऐसे क्वेश्चन में ये देखना होता है कि या तो कोई सबसे ऊपर वाला हमें मिल जाए या तो कोई सबसे नीचे वाला, या फिर ऐसा मिल जाए जिसमें क्रमांक दे के रखा हो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जे एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, हमें नहीं पता सम 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, कहीं पर भी हो सकता है।
लेकिन यहाँ से देखो आई मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, यानी कि आई 2 नंबर पर रहता है। अब इसने बोल दिया है, अब आई अगर रहता है तो कह रहा है एच जो है एल के ठीक ऊपर और आई के ठीक नीचे, एच इसके आई के ठीक नीचे हो जाएगा यहाँ पर। अब एच जो है एल के ऊपर रहता है, तो एल यहाँ पर होगा तभी तो इसके ऊपर एच आएगा। अब इतना देखो, अब इसके बाद हमें क्या यहाँ से पता चल जाएगा, आगे वाली चीजें भी हम पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता, यानी कि जी इन दोनों में होगा, या तो 5 में होगा या तो 6 में होगा। अब भाई हमें पता नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हूँ, इसमें कह रहा है जी और के में से प्रत्येक विषम क्रमांक वाली मंजिल पर रहते हैं। तो विषम क्रमांक का मतलब हो जाएगा कि एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, कौन, जी और के। तो जी और के छोड़ो अभी। अब कह रहा है जी सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है, लेकिन विषम वाली पर रहता है। तो विषम यही तो बचा, तो ये हो जाएगा जी, क्योंकि विषम ऊपर है और 5 नंबर है, ऊपर रहेगा नहीं तो 5 ही पे रहेगा। अब क्या कह रहा है, जी और के में प्रत्येक विषम पर रहते हैं, तो जी तो हो गया, तो के 6 नंबर पे तो रहेगा नहीं क्योंकि विषम पे रहना है, तो के यहाँ पर आ जाएगा। अब कौन बचा, एक ही बचा हमारे पास, जे बचा। तो जे एक सम क्रमांक पे रहता है, जे को इधर कर दो आप, ठीक है, 6 नंबर पे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है सबसे नीचे वाली मंजिल पर कौन रहता है, यानी कि 6वें नंबर पे कौन है। तो आप बताओ देखकर जरा कि कौन सा होगा, तो जे होगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखा कितना आसानी से आ गया। तो क्वेश्चन बड़ा देखकर हमें डरना नहीं है। देखो यहाँ पर जो कैंडिडेट थे उन्होंने छोड़ दिया हुआ था क्वेश्चन, हो सकता है टाइम न रहा उनके पास, तो प्रैक्टिस की कमी होगी तो ही आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे, कमी नहीं होगी तो आप नहीं छोड़ पाएंगे क्वेश्चन को। आते हैं 90 नंबर पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 रेज नीडेड टू बी फॉलोड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये होता है रीजनरेशन। ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया में खीरे का शीर्ष निर्यातक बन गया है। निर्यातक का मतलब है कि जो भेज रहा है बाहर, तो वो भारत बना है। तो अगर कोई भारत इस रैंक में आगे आता है किसी भी चीज़ में, चाहे वो भेजने में हो या मंगाने में हो, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा हाईलाइट हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पर फोकस बना के आपको रखना होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि यानी कि उपाय है ब्लड प्रेशर के लिए, आप समझ सकते हो। तो ये सर्पगंधा होता है, ऑप्शन दूसरा सही उत्तर है। क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन घुमा करके फिर से दे दिया है, जिसके पहले किया था हम लोगों ने, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। कह रहा है कि एल के जे एच जी एफ डी और एस एक ही इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। पहले 6 था उस क्वेश्चन में, अब 8 दे दिया है। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है। अब देखो क्रमांक भी उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी क्रम में ऊपर जो सबसे ऊपर मंजिल है उसका क्रमांक 8 है। यानी कि इस प्रकार से मंजिल बनी होगी। तो यहाँ से 8 भाग कर लो आप इसके, 1 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा। ऐसे क्रमांक हैं, तो नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर 8 7 6 5 4 3 2 और 1 हो जाएगा। अब देखो पढ़ते हैं, अब 8 रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, ठीक है, हमने बना दिया, ये करके पूरा दिया है। एल के ठीक 1 मंजिल ऊपर है। तो हमने देखो बताया था कि आप ये ढूंढा करो सबसे पहले कि या तो सबसे ऊपर वाला कोई मिल जाए या सबसे नीचे वाला मिल जाए, या फिर हमें कोई ऐसा मिल जाए जिसमें क्रमांक दिया हो कि 7वें नंबर पर ये है, 6वें में कोई एक ऐसा मिल जाए। तो लास्ट की लाइन आप पढ़ो, एफ 8वीं मंजिल पर रहता है। तो एफ हो गया यहाँ पर, ये तो बात हमें पता चल गई। और एस पहली मंजिल पर रहता है, यानी कि एस सबसे नीचे यानी कि पहली मंजिल पर रहता है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम काफ़ी कुछ देख लेंगे। तो देखो अब इसके बाद हम यहाँ से पता नहीं लगा पा रहे हैं। अब एक काम करेंगे, जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम यहाँ से अपने आप से बाहर रखते हैं उनसे, ताकि इधर उधर किसी को करना पड़े तो हम आसानी से कर सकें। इसमें कह रहा है एल के ठीक 1 मंजिल ऊपर रहता है। तो अगर मान लो, मैं अभी नंबर पे नहीं रख रहा हूँ, बाहर रख रहा हूँ, अगर मान लो एल जी यहाँ पर रहता है तो के ठीक ऊपर एल आ रहा है, ठीक है। ये तो कह रहा है एल के ठीक 1 मंजिल ऊपर रहता है और जी के ठीक 1 मंजिल नीचे, यानी कि जी यहाँ पर होगा तो उसके नीचे एल हो जाएगा, एल के नीचे क्या हो जाएगा। अब कह रहा है के जो है एच और एल के बीच में रहता है, तो के एच यहाँ आ जाएगा, तभी तो एच और एल के बीच में के आ जाएगा। अब आगे देखो,
एच जे के ठीक एक मंजिल ऊपर रहता है, तो एच जो है जे के एक ऊपर मंजिल रहता है, तो अगर जे यहाँ पर हो जाएगा तो इसके जस्ट ऊपर एच हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है केवल जो डी है एस और जे के बीच में रहता है, तो जे के बीच में और एस के बीच में, तो एस तो यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो देख लो आप इस क्रम में आएंगे 1 2 3 4 5 और 6 ये हो गए, तो इनको लगा दो जी, फिर आएगा एल के एच और जे, इसके बाद कह रहा है यहाँ पर जे के बाद डी कह रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे देखो कह रहा है के किस मंजिल पर रहता है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इसलिए घुमाया था ताकि आप टाइम वेस्ट करो। यहाँ पर के की बात करी थी तो हमें के तो यहीं से पता चल गया था इतने से, बस अगर ये पता चल जाता तो हम आसानी से कर लेते, लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है कि नीचे वाले भी इधर उधर हो जाते हैं, तब प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस वजह से आपको पूरा ही करना था इसमें, तो मैंने आपको पूरा ही समझा दिया डिटेल से। तो यहाँ पर के कौन से नंबर पे आप बताओगे, तो के रहता है 5वें नंबर पर। अगर ये पूछूंगा आपसे कि डी किस नंबर पर है, तो आप बताना डी किस नंबर पर है, मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 72 और 119 को विभाजित करने पर 3 और 4 शेषफल बचते हैं। तो देखो अगर ये 72 है, किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा कितना बच रहा है 3, तो हम कहेंगे अगर ये 3 हम हटा देंगे 72 में से तो कोई शेष नहीं बचेगा, तो 3 आप हटा दो इससे, तो ये 72 है, माफ कीजिएगा 69 नहीं है, तो यहाँ पर 72 माइनस का 3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 69। अब ये बताओ कौन सा नंबर है जिससे 69 कट रहा हो, तो 17 से कटेगा नहीं, 19 से कटेगा नहीं, और 21 से 63 ये भी नहीं कटेगा, जबकि 23 से कट जाएगा। 3 बार गुणा कराएंगे तो 23 गुणे 3 बराबर 69 होता है। अब कह रहा है 4 से 4 भी शेषफल बचेगा, लेकिन कब, 119 में, तो 119 में अगर हम 4 हटा देंगे जो शेषफल बच रहा है, तो पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 115। अब 115 से हमें देखना है कि डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो अगर आप 23 का गुणा ये करा देंगे आप 5 बार, तो 3 पचे 15, 3 दूनी 10, 1 11, 115 आ जाएगा, यानी कि 23 से फिर ये पूरा पूरा कट जाएगा 115 और 69 भी कट जाएगा। तो बस सही उत्तर हमारा क्या हो गया, चौथा वाला, यानी कि 23 राइट ऑप्शन हो गया। अगला, निम्न तालिका दिए गए वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों से एक केंद्रीय विद्यालय की एमफिल की प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या के आंकड़े को दर्शाती है। ठीक है, मान लिया यहाँ पर राज्य दे के रखा है कश्मीर, और ये यहाँ से, और किस सन में कितने पास हुए। जैसे देखो 2017 में कश्मीर से 300 लोग पास हुए, और 2017 में 440 पास हुए बिहार से, ऐसे ही मध्य प्रदेश से। वहीं अगर 2019 में देखें तो 2019 में मध्य प्रदेश से 240 पास हुए और 260 पंजाब, ऐसे दिल्ली। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2020 में, 2020 कौन सा है, मतलब ये वाला आंकड़ा 2020 हो जाएगा, ये वाला पूरा, इतना की बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, अब इसमें से आंकड़े को बता रहा है, कह रहा है कि चयनित होने वाले छात्रों की संख्या दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित छात्रों की कुल संख्या के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर है। तो सबसे पहले देखो बिहार में कितने लोग चयनित हुए हैं 2020 में, तो 2020 में ये बिहार है, बिहार कहाँ गया, ये है, इसमें 380 लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो आप लिख लो 380। अब कह रहा है किससे हमें बताना है, तो दिल्ली से चयनित छात्रों की कुल संख्या, तो दिल्ली वाले ये सारे लोग हैं, ये टोटल कितने हैं आप काउंट कर लो, तो मैं इसको यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो 304 यानी कि 700 हो जाएगा, 7 2 900 यानी कि 1075, ये हो जाएगा 1010, टोटल 1610 हो जाएगा, तो 1610 परसेंटेज बताना है, इसलिए आप 100 से गुणा करा दो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो बचा हमारे पास 3800 बटे में 161। अब इसको अगर आप काटेंगे तो 161 यानी कि 2 बार में जाएगा, तो 2 बार में मैं इसको गुणा करा के देख लेता हूँ, 100 यहाँ पर हो जाएगा 161 और गुणे में 2, 2 एक कम 2, 2 छक के 12, 2 एक कम 2, 1 3, 322 आएगा। तो मान लेता हूँ मैं ये 161 लिख दो आप यहाँ पर ऐसे। अब अगर मैं कहूँगा कि 2 बार में जाएगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 आंसर। अब 100 कितने बार जाएगा, 322, तो 380 में से 322 हटा दो, मैं 22 हटा दे रहा हूँ क्योंकि 300 में 300 तो खत्म ही है, ये बचेगा 8 और यहाँ पर बच जाएगा 7 में से 2 गए तो 5 यानी कि 58, ये आ जाएगा यहाँ पर 58 बच जाएगा।
और एक जीरो लगा दो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 58 यानी कि 580 बटे 161। ठीक है, 580 बटे 161 लिखो। ठीक है, अब इसको आप करो तो यहाँ आंसर में हमारा कितना आ रहा था, पहले आ रहा था 2 बार में गया था, अब इसको 3 बार से गुणा कराओ तो 161 गुणे में 3, तो 3 एक कम 3, 3 छंग 18, 3 एक कम 3 एक 4, 483, ये जा रहा है 580 में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 4 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 बार में कितना, 4 एक कम 4, 4 छंग 24 और 4 दो 6, ये 644 हो जाएगा, जबकि ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें करना है केवल 3 बार में, तो यहाँ आएगा 3, 423 आएगा। अब 580 में 423 हटा दो तो 580, यहाँ से हटाएंगे 7 बचेगा, तो बच जाएगा यहाँ पर नहीं टोटल जाएगा तो ये 17 लिखेंगे। 17 में से 8 जाएगा तो आएगा 9, 8 17 यानी कि 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 और 9 और यहाँ पर 4 में से 4 यानी केवल 97 बचेगा। पॉइंट लगा दिया। अब 97 जो बचा है यहाँ पर आप देखो, अब इसमें से पॉइंट लगाने से ही जीरो बढ़ गया। जीरो जैसे ही बढ़ाएंगे तो इसको हम 6 बार में ले जा सकते हैं, तो 6 बार में ले जाएंगे। 6 कम 6, 6 छरंग 36 और 36 हो गया। 6 एक कम 6, 3 9, 966 तक जाएगा, तो बस 6 बार में जाएगा। 23.6% सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा वाला राइट ऑप्शन देख रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है। देखो इसको ध्यान से पढ़ा करो, निकटतम लेकिन लगभग मान होना चाहिए। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो मैं इसको और थोड़ा जूम करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखो 48.9 है, तो इसको हम 49 लिख सकते हैं क्योंकि ये करीब है 49 के, और गुणा ये हमने बताया था पॉइंट के बाद अगर 50 लिखा हो यानी कि 50 या उससे ज़्यादा संख्या हो या बड़ा नंबर हो तो हम उसको हटाकर सामने वाले पे एक जोड़ देते हैं। तो 95 ज़्यादा है इसलिए हम 3 + 1 यानी कि 4 लिखेंगे। माइनस का 97, ये 97 आएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, ये लिखेंगे 3 प्लस ये हो जाएगा 18। अब इसको आप करो गुणा तो 4 9 36, 4 चौक 16, 3 हो जाएगा 19, माइनस का 3 प्लस का 18। अब 18 और 196 आप जोड़ लो तो 8 6 14 हो जाएगा, 9 1 10, 1 11 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 200, ये 14, 214 में से 3 हटा दो तो ये बचेगा 211। तो राइट ऑप्शन हमारा चौथा हो जाएगा 211 वाला। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, एक प्रकाशिक उपकरण y की फोकस दूरी धनात्मक है, y 1 है, तो y क्या है, तो धनात्मक फोकस दूरी किसकी होगी, या तो उत्तल लेंस होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल में दोनों ही दिशा में चाहे वो दर्पण हो या फिर लेंस हो, धनात्मक हमेशा दूरी होती है, फोकस दूरी होती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः डैश में किया जाता है। तो कास्टिक सोडा का उपयोग दोस्तों करा जाता है अमोनिया का निर्माण जब करना होता है हमेशा। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको ये बताना है यहाँ पर कि कास्टिक सोडा जो होता है उसमें से कौन कौन से तत्व बने रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ H2 तो इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ठीक वैसे ही अमोनिया का बताना है। अगला क्वेश्चन देखो 99 पे आते हैं और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस विधि का उपयोग हमेशा हम करते हैं फेरों, कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा देते हैं। जब हम फेरों की संख्या को बढ़ा देंगे तो धारा जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। और अगला क्या होता है, चुंबक की गति में वृद्धि हो जाएगी। भाई जब ये बढ़ जाएगी तो उसकी गति बढ़ जाएगी, तो ये दूसरा है। लेकिन तीसरा करा है कुंडली के तार की प्रतिरोधकता में वृद्धि। नहीं भाई, प्रतिरोध अगर हम कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, V = I और R होता है। प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चौथा, ये तीसरा वाला गलत है, बाकी पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से पहला सही उत्तर हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6300 से गुणा कराने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो जाए। मान लो हमारे पास ये 6300 लिखा हुआ है, इसमें हम किसका गुणा करा दें ऑप्शन के हिसाब से कि ये जो भी आंसर आए वो एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो मान लो कि पहला लेता हूँ मैं 6, सबसे छोटा नंबर हमें लिखना है, तो छोटे से आप शुरुआत किया करो। ये हो जाएगा 6 से गुणा कराते हैं तो अब देखो ये 37800 ये किसी का वर्ग नहीं होता है, ये भी गलत है। तो इसको हटा के अब की बार मैं इससे बड़ा नंबर कौन लूँगा, 7। तो 6300 गुणे में 7,
मल्टीप्लाई कराएंगे, 00 है आप लगा दो, 7 त्रिक 21, 7 छंग 42 और 2 44 हो जाएगा। अब आप बताओ जो 441 होता है वो 21 का होता है और 2 जीरो में 1 जीरो लगा दो, यानी कि 210 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4400 आ जाएगा, 44 और 00 तो 44 1 और 00 तो 210 का होता है पूर्ण वर्ग स्क्वायर 7 को हम गुणा कराने पर। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा ही सही उत्तर हो जाएगा, राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, और हाँ चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ हमने ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी और टेक्नीशियन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं लगातार, और उन सब की हमने सीरीज़ अलग अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो जो भी आप प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं उसमें सारे आपको पार्ट वाइज मिल जाएंगे क्वेश्चंस। तो आप चाहें एएलपी देख सकते हैं, टेक्नीशियन का, एनटीपीसी या ग्रुप डी का, जो भी आप देखना चाहते हैं। उसके साथ साथ हमने मैथ के बहुत सारे पार्ट्स चैप्टर भी करवाए हैं, तो अगर आप मैथ के चैप्टर से देखना चाहते हैं तो भी आप वहां पर चेक कर सकते हैं। हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है गणित वीडियोस के नाम से। तो जो भी चैप्टर आपका कमज़ोर है उसको अगर आप देख लेते हैं शुरू से लेकर के अंत तक, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप उस चैप्टर से फिर दोबारा कभी क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आप आसानी से उनको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो उम्मीद है आप ज़रूर चेक करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।